नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म एनपीसी गुरुकुल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो एक सोशल फैक्ट है, एक सामाजिक तत्व है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यूसीसी क्या है। यूसीसी उत्तराखंड में कब लागू हुआ हो रहा है, कब ये विधेयक दिया गया, ये किस चीज से संबंधित है, ऐसे प्रश्नों की आज चर्चा करेंगे। जब ये कानून, ये विधेयक जो आ रहा है भी कानून बना नहीं है, जब इस विधेयक को लाने की बात हुई तो समाचार पत्रों ने इसको छापा, कुछ चैनलों ने कुछ लोगों के घर घर जाकर के कुछ लोगों को इकट्ठा कर करके उनके अंतर भावना को बाहर लाने की कोशिश की। कुछ लोग इस विधेयक के पक्ष में नजर आए तो कुछ विपक्ष में नजर आए। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक सिर्फ एजेंडा है सरकार का जिससे वो चुनाव जीतना चाहती है, चुनावी रण में जो उन्हें सफलता चाहिए उसके लिए उन्होंने ये एक कदम चला है। हालांकि इस कदम से कुछ एक सामाजिक तबके के लोग, कुछ एक धर्म के लोग आहत भी हो सकते हैं और हुए हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है। क्या उनका आहत होना सही है या गलत है? क्या इसको समझने में अभी भी देरी हो रही है या सरकार इसको अपनी बात को समझाने में अब भी विफल रह रही है? शायद लोगों के मन में शंका का विषय इसलिए हो सकता है। जहां तक हम जानते हैं, भय की स्थिति तभी बनी रहती है जब तक हमें पूरा ज्ञान ना हो। पूर्ण ज्ञान जो है भय की उत्पत्ति करता है। पूर्ण ज्ञान को लेने की, यहां से पूर्ण ज्ञान को देने की कोशिश रहेगी तो वीडियो में अंत तक बने रहें। हमें उम्मीद है, हमें ऐसी आशा है कि आपको कुछ बेहतर यहां जानने को मिलेगा। जी हां, तो बात कर रहे हैं किसकी, कि यूसीसी क्या है। तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना आवश्यक हो जाएगा कि यूसीसी क्या है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर बहुत हिंदी में इसको समझा जाए, बिल्कुल आसान शब्दों में समझा जाए साथियों, तो इसके लागू होने के बाद, क्योंकि ये राज्य के स्तर पर इस समय विधेयक आया, तो इस राज्य में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इसके दायरे में आएगा। यानी सभी नागरिक समान हो जाएंगे और इसमें जो जो बिंदु दे रखे हैं वो सभी नागरिकों पर लागू होंगे साथियों, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या पारसी धर्म से ताल्लुक रखते हो, लेकिन इस राज्य में रहने वाला हर एक नागरिक इसके अनुपालन में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड ने इस विधेयक को अभी पेश किया है। हालांकि अभी जो हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल अभी रिसेंट की न्यूज जो हमारे पास है, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये विधेयक ध्वनि मत से विधानसभा में पास हो चुका है। अभी डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुए, लेकिन जो 47 सदस्य जो कि पक्ष में थे इसके पास होने के, जिसमें बीजेपी के कुछ थे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और बाकी जो विधायक थे वो निर्दलीय थे या किसी और जगह से ताल्लुक रखते थे। ये कुल मिलाकर के 47 यानी 47 सदस्य थे। उन्होंने ध्वनि मत से इस बिल को पास करा लिया, इस विधेयक को जो है पास कर लिया है। हालांकि अभी इस पर साइन डॉक्यूमेंटेशन, इसका बनना तय है, मतलब अभी रह गया है, जो अभी राष्ट्रपति के पास जाएगा यहां पर और आगे की प्रक्रिया होगी। तो जब राष्ट्रपति के पास जाएगा, जब वहां से फाइनलाइज हो जाएगा, तब ये जाकर के कानून बनेगा। अब जानने की बात ये हो जाती है, आप मेरे साथ ये देख पा रहे हैं कि यहां पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री इस समय है पुष्कर सिंह धामी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर, तो ये विधेयक इन्होंने यहां पर लेकर के आए हैं। और आगे की जो बात हुई है वो सीधे बिंदुओं पर हम चलते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं इस विधेयक में जो हमारे मन को ऊहापोह की स्थिति में ले जाती हैं, किसी एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने खड़ी करती हैं, किसी एक धर्म के लोग इसको जान करके, इसको समझ करके खुशी महसूस करते हैं, आनंद में हो जाते हैं, और कुछ एक धर्म की भावनाएं जो है वो आहत हो जाती हैं। ये हमें जानने की कोशिश करनी है। तो यहां जिन बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है, पहला बिंदु इसमें यह कहा गया कि मुसलमानों यानी जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको 4 शादी करने की अनुमति नहीं होगी। यहां जो 4 शादी की बात की गई है, तो सवाल पैदा होता है, क्या वो 3 शादी कर सकते हैं, क्या वो 2 शादी कर सकते हैं, या वो 1 ही शादी कर सकते हैं? ऐसे सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है। जब ये बन जाएगा कानून, इस पे पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, तब जाकर के इस पे कहना उचित होगा। अब ये बात होती है कि ये जो बिंदु निकला वो निकला कहां से है, क्यों इस विधेयक में ये लिखने की जरूरत पड़ी कि जो मुसलमान है यानी मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं वो 4 शादी नहीं कर सकते? क्योंकि आप सब जानते होंगे कि जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो शरीयत है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक जो मेल है वो पॉलीगैमी कर सकता है। ये अंग्रेजी का वर्ड है पॉलीगैमी। इसका मतलब होता है कि एक जो मर्द है, एक मेल है, वो कई फीमेल से विवाह कर सकता है, निकाह कर सकता है। किंतु अगर इस पर हम मुसलमान धर्म के लोगों की ही राय लें, मुस्लिम धर्म के लोगों की राय लें, तो वो बिल्कुल बदली हुई सी नजर आई। हालांकि कुछ पढ़े लिखे जो आज की यंग एज है, मुस्लिम धर्म के बच्चों से बात की गई तो उसमें यह सामने आया, उनका कहना यह है
कि पॉलीगैमी पुराने समय से चला आ रहा है, शरीयत पुराने समय में, और वहां पर कोई ऐसा मन नहीं था कि नहीं जी 4 ही शादी करनी है। वो एक ऐसी स्थिति को जन्म दी, वहां पे एक ऐसी स्थिति बन जाती थी कि 4 शादियां या 3 शादियां उनको करनी पड़ती थी। जैसे मान लीजिए कोई विधवा है, अब इस विधवा के साथ क्या होता था, अगर इस विधवा को संरक्षण ना मिले तो इसकी दिनचर्या के लिए, इसकी डेली लाइफ के लिए, डेली रूटीन के लिए जो खर्चे की बात है वो कौन उठाएगा खर्चा, कौन लेगा जिम्मेदारी। अगर इस विधवा के पास पहले से बच्चे हैं तो उन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। इस नजर से अगर देखा जाए तो एक ऐसा असहाय व्यक्ति या एक ऐसी असहाय महिला, हालांकि कहना बिल्कुल अनुचित है असहाय, लेकिन इस बिंदु के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो असहाय है, उसकी अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, उसकी आय का कोई माध्यम नहीं है, ऐसे समय पर अगर कोई मेल किसी फीमेल को संरक्षण दे देता है, उससे निकाह कर लेता है, जो कि एक तरीका है कि गारंटी वाली बात हो गई। एक तो ये हो गया कि बिना निकाह किए हुए आप किसी को अपने धन में से, अपनी इकोनॉमी, अपनी आय में से कुछ हिस्सा दे रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन यहां पर यह था कि ये पूरी बात एक तरीके से वैधानिक हो जाए, यानी कि वैध हो जाए, अवैध ना रहे, तो वो वहां पर निकाह करके क्या कर सकते हैं, उनको संरक्षण दे सकते हैं। ऐसा कुछ एजुकेटेड, पढ़े लिखे आज के यूथ मुसलमान भाइयों और बहनों का कहना है। इस बिंदु पर मुझे लगता है कि अब स्थिति स्पष्ट हो रही है। दूसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो सभी धर्म में लड़कियां एवं लड़कों की शादी की उम्र क्रमशः 18 वर्ष से 21 वर्ष होगी। इस पर किसी को कोई गुरेज की अभी तक खबर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी धर्म के लोगों को इस पर कोई आपत्ति होगी, क्योंकि बाल विवाह जैसी चीज जो इस भारत देश में होती आई थी उसके अपने कारण है। कभी किसी और वीडियो में इस पर चर्चा अवश्य होगी। तो उस बाल विवाह को हटाना हर कोई चाहेगा, क्योंकि वहां पर पढ़ने लिखने का अधिकार जब देने की बात आती है तो बाल विवाह अगर कर दिया जाएगा तो पढ़ लिख नहीं पाएंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और वो जिस मुकाम को हासिल कर सकते हैं वो मुकाम उनको हासिल नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि कोई भी धर्म, समुदाय, जाति या पंथ इसके विरोध में आएगा कि लड़कियों की उम्र 18 वर्ष हो शादी की और लड़कों की उम्र 21 वर्ष हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कोई भी लिंग हो, लिंग का जो भेदभाव है वो खत्म होगा। इसी तरीके से कि अगर नौकरी आप कर रहे हैं तो नौकरी हम भी कर सकते हैं। तीसरा जो बिंदु है, सभी धर्म में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हक। हालांकि आज की डेट में भी देखा जाता है कि कोई एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है जिनके एक बेटा एक बेटी है, तो उन्होंने ऐसा कर रखा है कि अब जो मेरी संपत्ति है उसका अधिकार दोनों को समान रूप से होना चाहिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। लेकिन यहां पर वैधानिक बनाने के लिए, इसको कानून बनाने की बात जब होती है, मतलब कि अब ये सरकार, अब ये जो विधायिका है हमारी, उसके अंडर आ जाएगी ये बात कि अब आपको सभी धर्म में महिलाओं को पैतृक संपत्ति देना होगा। हालांकि इस पर कुछ एक संप्रदाय का, एक समुदाय का ये कहना हो सकता है कि सभी धर्म से मतलब है कि कोई धर्म देता था पहले और कोई धर्म नहीं देता था। बाल की खाल निकालने जाएं तो व्यवस्था बिगड़ेगी, संभलेगी नहीं। हमें समझने की जरूरत है। अगर हमें इसका विरोध करना है तो उसके पूरे तथ्य पर साफ स्थिति करके विरोध करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है साथियों। आगे चलते हैं। जो चौथा बिंदु है वो ये कहता है कि शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, बिना पंजीकरण विवाह अमान्य होगा। अगर कोई भी शादी ब्याह हो रहा है तो उसका पंजीकरण अब आपको सरकार के यहां कराना होगा। आपको गवर्नमेंट को बताना होगा कि जी फला आदमी की शादी या फला मेल की फला फीमेल के साथ विवाह हो गया है, निकाह हो गया है, यानी कि अब वो पति पत्नी हुए, अब वो शौहर और बीबी हुए, ये हमें बताना होगा। अगर हम इसको एक हास्य पद की तरह देखें, एक हास्य परिप्रेक्ष्य में देखें, तो अब तक शादियों में आपके यहाँ कुछ रस्में होती थी कि पहले सगाई या गोद, हम कहते हैं गोद हो गई, सगाई हो गई, उसके बाद हल्दी मेहंदी, और फिर लगन के बाद एक विवाह होता था, सुबह भीगी पलकें हो जाती थी साथियों। किंतु अब एक और आपके यहाँ फंक्शन जुड़ गया है। वो क्या होगा कि शादी का पंजीकरण भी आपको कराना होगा। अब आप इसमें मौसा फूफा को बुलाएंगे कि नहीं, वो आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला जो बात है, बिंदु है, वो है पांचवा बिंदु, शादी के 1 साल तक तलाक की आज का दाखिल करने की अनुमति नहीं, याचिका होगा। ये आज नहीं, याचिका होगा। शादी के 1 साल, अभी शादी का 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है, उसके पहले मान लीजिए किसी ने शादी की, 3 महीने बाद मन बना लिया कि जी ये हमारे लिए परफेक्ट ना, सूटेबल ना, अब हमें करना तलाक, तो आप याचिका नहीं डाल सकते। तो आप देख करके, सोच समझ के, खोजबीन करने के बाद ही शादी या विवाह जैसी रस्मों में बंधेंगे, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर रहने पर आप तलाक की याचिका दाखिल नहीं कर सकते। इसकी अनुमति सरकार आपको नहीं देगी। कब नहीं देगी? इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद, इस विधेयक के, इस बिल के कानून बन जाने के बाद साथियों।
अगला जो हमारा बिंदु है वो हलाला व इद्दत जैसी प्रथाएं खत्म होंगी। हां, इस पर सबसे ज्यादा विरोध का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। हालांकि जिस हिसाब से चीजें जा रही हैं कि विधानसभा में ध्वनि मत से ये विधेयक पास हो चुका है, तो लगता नहीं कि इस पर बहुत ज्यादा उहापोह की स्थिति या हल्ला हाहू हल्ला की बात होगी। फिर भी कुछ भी कहना भविष्य के बारे में जल्दबाजी होगी। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाएं, जैसे आप में से ज्यादातर हमारे लोग जानते होंगे, भाई बहन हमारे जानते होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, इद्दत का अर्थ होता है कि अगर किसी बीबी के शौहर की इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद वो 3 महीना या 6 महीना या जितना भी समय वो चाहें वो उस परवरदिगार खुदा और अल्लाह की इबादत में गुजारती हैं और ऐसी कामना करती हैं कि जो शौहर उनके दिवंगत हुए हैं, जिनका इंतकाल हुआ है, उनकी आत्मा को शांति मिले या उनकी रूह को सुकून पहुंचे। जबकि हलाला के बारे में जब आप बात की गई, आप विभिन्न चैनलों पर देख पा रहे होंगे जहां से हमने ये पूरा डेटा इकट्ठा किया, बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट अखबारों से निकाला, तो वहां भी मत अलग अलग नजर आए। हलाला पर कुछ महिलाएं ये कहती नजर आई कि जो हलाला की इमेज आज की डेट में समाज में बना रखी है, क्या हलाला का क्या मतलब है, समाज ये समझता है कि अगर एक पति अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, तलाक 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 कह देता है, उसके बाद उसका फाइनल तलाक हो जाता है और वो पलट के दोबारा से उसी शौहर के पास, उसी पति के पास आना चाहती है, तो उससे पहले उसे किसी गैर मर्द के साथ अपने संबंध बनाने होंगे, लैंगिक संबंध बनाने होंगे। ऐसी विचारधारा, ऐसा जो ये जो इमेज है हलाला की वो बनाई गई है। हालांकि वो मुस्लिम महिला ये कहती नजर आई कि हलाला को समझ लेना बहुत जरूरी है, आपकी जो समझ है वो हलाला पे उचित नहीं है। देखिए, इस पर कहना जल्दबाजी हो जाएगी, मैं अपना कोई भी मत रख दूं तो वो एक गलत बात हो जाएगी। हमें लगता है कि अभी हलाला पे स्थिति और स्पष्ट होने की जरूरत है, क्योंकि मुस्लिम लोगों में ही आपस में अगर आप बात करेंगे, मुस्लिम धर्म की बात करेंगे, मैं मुस्लिम शब्द इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि हलाला जैसी प्रथा न सिख न धर्म न सिख न हिंदू न ईसाई न पारसी न जैन, ये इसका संबंध ही मुस्लिम धर्म से, इसलिए मुझे ये शब्द पुनः इसकी पुनरावृत्ति करनी पड़ रही है, बार बार इसको उपयोग में लाना पड़ रहा है। किसी की भावनाएं अगर आहत होती हैं तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, महिलाओं का दोबारा विवाह करने की किसी भी तरह की शर्तों पर रोक नहीं होगी। अब मान लीजिए कि तलाक हो जाता है तो महिला दूसरा विवाह कर सकती है, उस पर किसी तरीके की जोर जबरदस्ती या कोई भी आप कानून धार्मिक नजरिए से नहीं थोप सकते। महिला को यहां सशक्त, जिस देश में हम बात करते हैं भारत देश में कि महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, सो व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, कैन यू डिफाइन इट, क्या है महिला सशक्तिकरण? अगर इस बिंदु पर ध्यान दें तो ये महिला सशक्तिकरण की तरफ इशारा करता है। जो लैंगिक भेद है, लैंगिक भेदभाव है, उसको खत्म करने की जरूरत है। कुछ बुद्धिजीवी यहां तक कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण जो आपने लोकसभा में दे रखा है उसको बढ़ाइए, विधानसभा में दे रखा है उसको बढ़ाइए, 50-50% इसको करने की जरूरत है, ऐसा बुद्धिजीवियों का कहना है। वो कहते हैं कि नौकरी हो या फिर किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। एक परीक्षा होती है एनडीए, आपने शायद सुना हो उसके बारे में, नेशनल डिफेंस एकेडमी करके, तो वो जो परीक्षा है उसमें भी कुछ ऐसी ब्रांच है जिसमें महिलाओं के या युवतियों के, लड़कियों के, गर्ल्स के प्रवेश पर बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है, बहस हो चुकी है। अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें, उन लोगों से बात करें तो शायद वो 7वें बिंदु से सहमत हों कि इस विधेयक के आने के बाद महिलाओं को पूरी तरीके से संतोष का अनुभव होगा, उनको सम्मान एक मिलेगा, उनकी जो आत्मसम्मान है उसमें बढ़ोतरी होगी या वृद्धि होगी। अगला जो हमारा बिंदु है वो कहता है बिना सहमति धर्म परिवर्तन पर दूसरे व्यक्ति को उसे तलाक व गुजारा भत्ता देने का हक है। अभी हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी मूवी, वेब सीरीज, माहौल ऐसा पीछे बना था कि धर्म परिवर्तन पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई और उसका कारण सिर्फ इतना सा था कि अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आई कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उसी से संबंध एक शब्द था, मैं रिकॉल उसको नहीं कर पा रहा हूं, जिसको पास करने की बात की थी मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी मेरे ख्याल से पास हो चुका है। उसको बात की गई थी कि भाई जो जबरन धर्म परिवर्तन करके जिहाद एक वर्ड जोड़ा गया था इसके साथ, तो ये जो कानून है, लव जिहाद एक जो वर्ड आया था, देखिए आ गया जबान पर, लव जिहाद के ऊपर कानून पहले बनाए जा चुके हैं मध्य प्रदेश में, मेरा मानना है कि वो आ गया है, तो क्या उससे इसको जोड़कर देखा जा सकता है, ये भी एक नजरिया हो सकता है। लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन मेरे नजरिए से बिल्कुल गलत है। धर्म एक भावनाओं का विषय है, धर्म आपके हृदय से संबंधित है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है मौलिक अधिकारों के
अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, संविधान ने आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी है, तो आप कौन सा धर्म अपनाना चाहते हैं। आपका जन्म भले ही किसी भी धर्म में हुआ हो, अगर आप हिंदू धर्म में जन्मे हैं लेकिन आपको बौद्ध धर्म की तरफ रुचि है, आपका झुकाव है, तो बेशक आप बौद्ध धर्म को पूरी तैयारी के साथ, पूरे तरीके के साथ, प्रावधान के साथ अपना सकते हैं और उसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, अपना जीवन बिता सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसी को पैसे का लालच दे करके, अपनी ताकत का जोर दिखा करके या बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता है, तो सरकार इस पर नकेल कसने के मूड में पहले से ही है। विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार भी इस पर मूड में है और इस बिंदु से भी यह सहमत हो जाता है कि धर्म परिवर्तन अब जबरन नहीं किया जा सकता। ऐसे देश में जहां पर विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, जहां पर अलग अलग परिधान है ना, एक मुझे दोहा या श्लोक उसको कह सकते हैं याद आता है कि कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे बाणी, इस तरीके से है वो। तो यहां पर जो है हर कोस पर चीजें बदल जाती हैं, कुछ ही दूरी पर बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसी जगह पर अगर आप किसी के धर्म पर टिप्पणी करें या जबरन धर्म परिवर्तन जैसी बातें करें तो वो शोभा नहीं देती हैं। साथियों, अगला जो हमारा बिंदु जिसको ये लेकर के आए हैं कि यूसीसी में और क्या है, देखिए मेन बिंदु आपके लिए लाए गए हैं, बहुत ज्यादा विस्तार में जो है उसको करने की जरूरत नहीं है। मैं उतना ही आपको कह रहा हूं जितना समझने की जरूरत है या जितना हमें जानने की आवश्यकता है। आजादी के बाद उत्तराखंड में, क्योंकि ये चैनल आपको तैयारियां भी करा रहा है, अलग अलग एग्जाम की तैयारी करा रहा है, तो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इस विधेयक से बन सकते हैं, उन पे अब नजर आती है हमारी। आजादी के बाद उत्तराखंड इकलौता राज्य होगा जो यूसीसी लागू करेगा, यानी कि आजादी के बाद यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला और इकलौता राज्य अभी उत्तराखंड बनने वाला है। जब वो कानून बन जाएगा तब वो पहला राज्य हो गया है। हालांकि गोवा में ये व्यवस्था पुर्तगालियों के समय से है और पुर्तगाली जो आजादी से पहले आए हैं, इसीलिए शब्द इस्तेमाल किया गया कि आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य होने वाला है। अगला हमारे पास है विधानसभा 47 सदस्यों के साथ भाजपा का स्पष्ट बहुमत है, कुछ निर्दलीय विधायक साथ हैं, यह संवर्ती सूची का विषय है। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि यहां पर जो 47 सदस्य हैं उसमें कुछ बीजेपी के हैं और कुछ निर्दलीय भी इस पक्ष में आ गए हैं कि हां यूसीसी विधेयक लागू होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य की बढ़ोतरी, उन्नति और सभी के भले के लिए, सभी की समानता के लिए यह बिल होना चाहिए। अगर हिंदी में अगर हम इसको देखें यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसका मतलब क्या है, समान अधिकार देने वाला यह विधेयक है या बिल है। और अब आते हैं उस प्रश्न पर जो परीक्षा की नजर से अति महत्वपूर्ण है। तो ये जो है यूसीसी को लागू करना, ये समवर्ती सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट का विषय है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप भी किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप ये बताएंगे मुझे कि समवर्ती सूची में टोटल कितने विषय रखे गए हैं। और अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी वीडियो आपके लिए आएंगी जहां पर हम किसी न पक्ष में नजर आए ना विपक्ष में, हम किसी चीज को उसी तरीके से देखें, बिल्कुल कह सकते हैं कि नग्न अवस्था में देखें, उस पर कोई आलेपन, किसी तरीके का वस्त्र रोपण प्रत्यारोपण ना किया गया हो, जो जैसा है उसको पूरी तरीके से वैसा ही दिखाने की कोशिश इस चैनल के माध्यम से की जाती है। अगली जो बात है वो यहां पर यह है कि 2 साल के कवायद के बाद आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मंगलवार यानी 6 फरवरी को विधानसभा पोर्टल पर यूसीसी यूके विधेयक 2022 पेश किया। यूसीसी पहला राज्य होगा, उत्तराखंड पहला राज्य होगा यूसीसी लागू करने वाला। साथियों, मैंने वीडियो को शुरुआत में भी कहा था, पहले के कुछ चरणों में कहा था, क्षण में कहा था कि आज यानी कि 7 फरवरी के दिन ध्वनि मत से यह विधेयक विधानसभा में पास हो चुका है, ध्वनि मत से पास हो चुका है। अभी डॉक्यूमेंट वाली जो बात है, जो साइन सिग्नेचर या राष्ट्रपति तक जाना, कानून बनना, यह अभी लंबी प्रक्रिया बाकी रह गई है। हालांकि लगता नहीं कि अब इसमें कोई देरी या कोताही बरती जाएगी, बहुत जल्द कानून बनने की तरफ है। आगे देखेंगे, आप ये भी देखिए, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कुछ भी नहीं, ये भाजपा का या भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय सत्तारूढ़ है, जिनकी सत्ता चल रही है, ये सिर्फ एक चुनावी स्टैंड है और कुछ भी नहीं, चुनाव से पहले जो करना चाहिए वही ये कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिख करके जाएं कि आप इस विधेयक से क्या समझ पाते हैं, आप विधेयक को किस नजरिए से देखते हैं, आपको विधेयक में कौन सी बातें ऐसी लगती हैं जो सर्वसम्मति में आ जाएंगी, ऐसी बातें कौन सी लगती हैं जो सर्वसम्मति में नहीं आनी चाहिए, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके जाएं, हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी आपके कमेंट की।
किसी भी धर्म की व्यक्तिगत मान्यताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट सरकार कह रही है। ये जो यूसीसी हम ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, इससे किसी की धार्मिक मान्यताओं को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी धर्म के, आप अगर सुबह जाके मंदिर में धूप बत्ती लगाते हैं आप वैसे ही लगाएं, आप गिरजाघर जाकर के मोमबत्ती लगाते हैं आप वैसे ही लगाएं, आप अगर कोई और कर्मकांड करते हैं आप अपने हिसाब से तो वैसे करें, आप अगर नमाज पढ़ते हैं तो आप नमाज पढ़ें, चाहे 5 वक्त की पढ़ें चाहे 1 वक्त की पढ़ें, ये आपका अपना निजी मुद्दा है, ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, लेकिन इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बावजूद इसके कुछ ऐसी प्रथाएं जिनसे कोई एक तबका, कोई एक लिंग प्रभावित होता है, जैसे अभी हमने पीछे देखा कि महिलाओं के उत्पीड़न मान रहा है गवर्नमेंट। ये कहता है कि महिलाओं का उत्पीड़न है कि ऐसा देश भारत जहां 2011 की अगर हम जनगणना को देखें तो 2011 की जनगणना कहती है कि 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। अब अगर इस तरीके का लैंगिक अनुपात है, यानी कि सेक्स रेशियो है, ऐसे देश में अगर एक पुरुष 4-4 शादियां कर रहा है तो फिर परेशानी कहां तक बढ़ने वाली है, आप इस पर नजर डालेंगे। हालांकि अगर हम दूसरे पक्ष को देखें तो उनका यह कहना है कि क्या आप बता सकते हैं आपके मोहल्ले में कोई ऐसा मुस्लिम शख्स रहता हो जिसकी 4 बीवियां हों। यहां तक की बातें और चर्चाएं की जा रही हैं। अगली जो बात हमारी है, उन्होंने और स्पष्ट करने की कोशिश की साथियों, कहते हैं किसी भी व्यक्ति की वेशभूषा, खानपान, पूजा, इबादत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसा कि हमने आपसे अभी शुरू में भी कहा। सर या मैम, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस विधेयक को उसी नग्नता के साथ देखें, उसी प्योरिटी के साथ देखें जिस तरह से ये लिखा हुआ है। इसके पक्ष विपक्ष में तभी आए जब इसकी पूरी जानकारी हो, क्योंकि ना तो हम भाजपा की तरफ है, ना ही हम कांग्रेस की तरफ है, ना किसी और पार्टी की तरफ है। इस चैनल का माध्यम है, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही पेश किया जाना चाहिए। हालांकि यूसीसी महिलाओं की नजर से देखे तो महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लिव इन रिलेशनशिप, ये आज का बहुत ही जरूरी, इसमें जो बिंदु मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, जो आज की यूथ जनरेशन है, जो आज के यंग हैं, उनके बीच जो ये चलन चल चुका है, जो वेस्टर्न कल्चर आ चुका है, उसको किस तरीके से उसकी रोकथाम की जरूरत है, किस तरीके से उस पर लगाम लगाने की जरूरत है, या लगाम लगाने से बेहतर मैं कहूंगा कि उसकी जो बाउंड्री है उसको निश्चित करने की जरूरत है, जिससे कहीं ना कहीं कभी ना कभी माता पिता भी परेशान हो जाते हैं या किसी कानूनी दायरे के अंदर आ जाते हैं। ये देखने वाली बात हो गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, किसी भी बच्चे के माता पिता के लिए और किसी भी बच्चे के लिए। बच्चा मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं यूथ से। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर 1 महीने के अंदर पंजीकरण नहीं कराया, अगर आप चाहे तो आप गर्ल हैं या आप बॉय हैं, आप किसी दूसरे सेक्स के पर्सन के साथ यानी अपोजिट सेक्स के पर्सन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या आप एक ही सेक्स के पर्सन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जी हां, तब भी आपको क्या करना होगा, आपको पंजीकरण कराना होगा। गवर्नमेंट को बताना होगा कि फला मोहल्ले की फला गली में हम इस तरीके से रह रहे हैं और हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। 1 महीने के अंदर आपको पंजीकरण कराना होगा। 1 महीना 1 दिन होते हुए अगर यह विधेयक कानून बन जाता है और उत्तराखंड में आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और आपने 1 महीने से 1 दिन भी ऊपर हो गया और आपने पंजीकरण नहीं कराया है, तो आप पे गाज गिर सकती है। जी हां दोस्तों, अगला जो हमारा बिंदु यहां क्या, और साथ ही साथ सुनिए, अगर गाज गिरी तो कितनी बड़ी गिरेगी ये भी जान लेना महत्वपूर्ण है। कह रहे 3 माह की तो कैद हो सका है और 10,000 रुपए का जुर्माना लग सके, और यह भी हो सका है कि दोनों ही हो जाए। क्या 10,000 रुपए भर दो और फिर क्या करो, 3 महीने आप जेल काट करके आएंगे। आपका प्रश्न यहां पर यह रहेगा कि यह बताइए जेल काटेगा कौन, लड़की काटेगी कि लड़का काटेगा? आपका प्रश्न वाजिब है, उचित प्रश्न है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके जाएं। हालांकि मैं इस पर चर्चा कर लेता हूं। जिस हिसाब से विधेयक अपनी बातें कर रहा है उस हिसाब से दोनों को ही समान अधिकार देने की जब बात होगी तो वकालत यह की जानी चाहिए कि दोनों को ही 3 माह की कैद होनी चाहिए, दोनों के बीच में भेदभाव ना किया जाए। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप ऐसा तो है नहीं कि आपने ऐसे करके बुलाया हमें और बोले रह लो लिव इन रिलेशनशिप में, और हम ऐसे करके बुलाने में 1 महीना आपके साथ रह जाएं, ये तो बेफजूल की बात है साथी। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये समानता का अधिकार दे रहा है, तो फिर जो यहां पर कैद है वो दोनों को मिलनी चाहिए। अगला जो बिंदु है, पंजीकरण कराते समय आपने गलत जानकारी दे दी, 6 माह की कैद और 25,000 जुर्माना, या कई बार दोनों भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में रहने का तो मन है, अब सरकार कह रही है विधेयक अगर कानून बन गया उत्तराखंड में तो उत्तराखंड के जो युवक और युवती हैं बोले भाई पंजीकरण कराने चल रहे हैं, मेरा नाम राजू है तो मैं अपना नाम श्यामू बता दूंगा, तेरा नाम कोई भी नाम हम ले सकते हैं, सीमा है तो तेरा नाम हम क्या बता देते हैं, बीमा बता देते हैं। इस तरीके से पंजीकरण करा दे रहे हैं। गवर्नमेंट कौन सी छानबीन में आ रही है, लेकिन अगर आ गई
कानून बनने के बाद छानने बीनने आ गई, तो आप ये समझ लीजिए चारपाई जो है वो उल्टी नजर आएगी, आपको परेशानी का बहुत सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां जो प्रावधान है वो थोड़ा बढ़ गया है, यानी 6 माह तक की कैद हो सकती है और 25,000 का जुर्माना हो सकता है। अब यहां पर जो यंगस्टर हैं, यूथ अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इसको एक हास्य तरीके से ले सकते हैं, बोले देखो भाई गलत जानकारी देने पे तो 6 महीने और 25,000 है, और जानकारी दो ना तो क्या है 3 महीने और 10,000 का जुर्माना है। तो अगर किसी ने मन बना ही लिया हो 2-2 हाथ करने का सरकार के साथ, तो वो कहेगा हम जानकारी देते ही ना, कम से कम 3 महीने की सजा तो कम मिलेगी और जुर्माना भी 15,000 कम है जानकारी ना देने पे। गलत देने से तो बेहतर ही बात है ये, ठीक है जी। तो आगे हम देखते हैं इसमें कि अब ये विधेयक कहां तक जाता है, इसकी गूंज कहां तक जाती है, कौन कौन से राज्य इससे प्रभावित होते हैं और कौन कौन से राज्य इस राह पे आगे कदम बढ़ाते हैं। आप जानते हैं भारत में वर्तमान स्थिति में 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर ये गूंज यहां तक सुनाई दी है उत्तराखंड तक, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश कोई बहुत दूर की बात नहीं है, भारत देश का अंग है। अब चाहे मैं केरल कह दूं तब भी वो भारत देश का अंग है। तो इसकी गूंज कहां तक जाएगी, कौन कौन सी सरकारें इस पे काम करेंगी। एक बात जो जिस पर मैं चर्चा कर लेना उचित समझूंगा साथियों आपके साथ, और मुझे इंतजार भी रहेगा आपके कमेंट्स का कि आप उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जैसे अगर हम ये बात करें कि ये कानून समान नागरिक जो है करने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड करने वाला है, तो इसमें हम यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर सरकार इसको पूरी तरीके से लागू करना चाहती है, लोगों को समझाना चाहती है, मतलब लोगों विधेयक थोप देना एक दूसरी बात है, कानून बना के थोप देना एक दूसरी बात है, और एक बात यह होती है कि सर्वसम्मति से सब लोग इसको स्वीकार करें अंतर मन से कि हाँ क्या तो ठीक रहो, ठीक तो कह रहे हो आप, और जो इसमें बिंदु है उस पर चर्चा हो जाए। इससे बेहतर किसी भी देश के लिए बात नहीं हो सकती, और खास करके ऐसे देश के लिए जहां विविधता ज्यादा हो, जैसे हमारा प्यारा भारत। तो सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने की जरूरत है जहां पर किसी की भावनाओं आहत हुए बिना ही ये विधेयक कानून बने और सब लोग इसका खुले मन से, खुले दिल से, खुले चित्त से इसको स्वीकारें, इसका आवभगत करें, इसके आगमन पर खुशियां मनाएं। तो हमारा मानना यह है साथियों कि सरकार को इस पर बहुत ज्यादा जानकारी खुलकर देने की आवश्यकता है। इस जानकारी को किसी मीडिया के थ्रू, कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, चाहे अखबार हो, टीवी हो। अब जैसे हम देखते हैं इस समय पे कि कोई भी वीडियो क्लिक करो तो मोदी सरकार ने अनाज गेहूं दिए, चावल दिए 8 करोड़ 10 करोड़। क्या आपको इसके बारे में जानकारी देने की ऐसी जरूरत है? क्या आपको समझाने की जरूरत है? क्या ऐसी क्लिप बनानी जानी चाहिए कि कोई भी एक आम आदमी अगर वीडियो क्लिक करता है तो उसको समझ में आ जाए उस ऐड के माध्यम से कि भाई यूसीसी से मेरा नुकसान है कि फायदा है। जो पड़ोसी मुझे बता रहा था, मैं शाम को चाय पीने गया टपरी पे, वो मुझसे कह रहा, बोले यूसीसी लागू हो रहा, तुम तो गए काम से। तो क्या वो सही कह रहा है कि मैं काम से गया? भले ही मैं किसी भी धर्म का हूं, तो मेरे नजरिए में जो परिप्रेक्ष्य है, जो बात है, वो क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। अलग अलग यूनिवर्सिटी जो राज्य में आ रही हैं उसके आरक्षण पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या जो अल्पसंख्यक आरक्षण है उस पर कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि समान कर देने का मतलब तो ये हुआ कि अल्पसंख्यक कुछ है नहीं। क्या जो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिल रहा है, क्या इनमें कोई छेड़छाड़ होगी? अभी ऐसे बिंदुओं पर स्थिति साफ जब तक नहीं की जाएगी तब तक इसका विरोध होना निश्चित है और तय है। हालांकि कुछ ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां होंगी जो इस पर लोगों को भड़काएंगी, और लोग भड़कावे में आसानी से आ जाते हैं। भारत के लोग भोले हैं, इसमें कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं कतई भी, क्योंकि अगर भारत के लोग भोले ना होते तो जितने आक्रमण भारत ने झेले हैं शायद ही किसी देश ने झेले हों। तो भोले लोगों को बहकाना आसान होता है। राजनीतिक पार्टियां क्या करने वाली हैं, इसका पूरा फायदा उठाएंगी। मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई भड़क गया है कि भाई नहीं जी मेरे काम का तो नहीं है, मेरे धर्म को तो ये कर दिया वो कर दिया, तो राजनीतिक पार्टी उसको सपोर्ट करेंगी, बजाय इसके कि उसको समझाएं, उसको पूरी बात दिखा दें। देखिए, ये मैं इसके पक्ष में आऊं या विपक्ष में आऊं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, आप मुझे किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहकावे में आ जाते हैं। उन सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस चीज को बेहतर समझें, और सरकार से मेरी ऐसी विनती है कि इस चीज को इतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनाया जाए कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी में जॉब करता हो, चाहे वो अभी 12वीं का छात्र हो, हर किसी को ये बात पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए।
आपकी इस विधेयक पर, इस कानून जो बनने जा रहा है, इस पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हमें आपका इंतजार रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।